संविधान में पिछले लेक्चर में आपका जो बताया गया था वह आपका उच्चतम न्यायालय में अपील चल रही थी। उसमें हमने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है उसके लिए संविधान में भी प्रावधान है और अन्य कानूनों में। अन्य कानून का मतलब आपका सीपीसी में भी प्रावधान है, सीआरपीसी में भी प्रावधान है और लोकल लॉ और स्पेशल लॉ में भी प्रावधान है। और तत्पश्चात संसद ने एक कानून भी बनाया है क्रिमिनल मामलों में, उसमें भी। तो जब भी मेंस में इसको लिखा जाता है, आपका केवल संविधान से काम नहीं चलेगा। आप सिविल मामला लिख रहे हैं तो सीपीसी, क्रिमिनल लिख रहे हैं तो सीआरपीसी, और एक और कानून संसद ने बनाया है उसको हम देखेंगे। लेकिन फिर अनुच्छेद एक बार शुरू किया जाए भाई। अनुच्छेद 132 ये था कि चाहे सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो या राजस्व मामला हो, अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, बैठिए हो, अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया हो, बैठिए, और आपका उस फैसले में आपका संविधान के निर्वचन का व्यापक महत्व का प्रश्न समाहित है, तो हाई कोर्ट अगर प्रमाण पत्र दे देता है कि उसकी राय में इस मामले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या सुनाया जाना चाहिए फैसला, तब हम अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। 133 सिविल मामलों में अपील, आपका 134 क्रिमिनल में अपील। दो मामलों में प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी और अन्य मामलों में प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इसके बाद अनुच्छेद 134 एक बात और बताता है कि आपका संसद चाहे तो कानून, यही छूटा था यही पढ़ना है, सीआरपीसी भी दो धाराएं बता दी गई थी। संसद चाहे तो कानून बनाकर, विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय में क्रिमिनल मामलों में अपील के बारे में और प्रावधान कर सकती है। तो भारत की संसद ने कानून बना रखा है 1970 ईस्वी में, और उच्चतम न्यायालय में आपराधिक मामलों में और कब अपील हो सकेगी उस कानून से भी गवर्न होगा। उन्नीस सौ सत्तर ईस्वी में संसद ने कानून बनाया है। इस कानून का नाम है उच्चतम न्यायालय, माने उच्चतम न्यायालय दांडिक अपीलीय अधिकारता। और इसमें आपका उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बिना प्रमाण पत्र लिए ही आप उच्च न्यायालय से कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ये 1970 में कानून बना है भाई। दो मामले इसमें हैं, देखिए। यदि उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त को दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया और उसे आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष की अवधि के कारावास से दंडित किया हो, यानी कि हाई कोर्ट में अपील हुई, निचले न्यायालय ने अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया था, हाई कोर्ट ने उस फैसले को सेट एसाइड या उलट दिया और उलट कर अभियुक्त को कौन सी सजा सुना दी, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल या 10 साल से अधिक। तो बिना हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र पाए आप कहाँ अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में।
ये संविधान और सीआरपीसी नहीं, ये अलग से कानून बनाया है संसद ने। किस सन में? 1970 में। दूसरा मामला जो है, यदि उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय से कोई मामला विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया और विचारण में अभियुक्त को दोष सिद्ध किया और 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की सजा दी है, तो बिना प्रमाण पत्र के हाई कोर्ट के आप कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 1970 का कानून है, वह दो मामलों में हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कहाँ अपील की बात करता है? सुप्रीम कोर्ट। अगला देखिए, आपका 135 से आपका प्रमाण पत्र के बारे में है। यानी कि आपका ये है कि उच्च न्यायालय कोई निर्णय, डिक्री, आदेश या दंडादेश पारित किया है, तो उच्च न्यायालय में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें प्रमाण पत्र दिया जाए। हम इस निर्णय के खिलाफ कहाँ अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो उच्च न्यायालय चाहे तो प्रमाण पत्र दे और चाहे तो सर्टिफिकेट अपील के लिए देने से क्या कर दे? इनकार। फिर एक बार याद रखें, अगर उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे देता है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मामला तुच्छ है, कोई मतलब नहीं है, तो प्रमाण पत्र के बावजूद भी मामला क्या कर देगा? खारिज। अगर हाई कोर्ट ने प्रमाण पत्र नहीं दिया तब क्या होगा? यही आपको समझना है असली। अगर उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो एक अनुच्छेद बचा है, 136, जहां कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अब अपील की क्या मांगनी पड़ेगी? इजाज़त, जिसको हमें पढ़ना भी है। आपका अनुच्छेद 136 अभी चला नहीं, जैसे अनुच्छेद 136 चलेगा फिर 132 से पूरा क्या करना पड़ेगा? कवर। तभी 136 कल पढ़ाया जाएगा भाई, 2-3 टेक्निकल उसमें क्वेश्चन अभी पढ़ने हैं। आइए देखा जाए, आपका 137, 138, 139, 140, 141, कम से कम इतना अनुच्छेद चला जाए। कल आपका 142 मुख्य रूप से बचेगा, 136 बचेगा, 143 भी छोटा है, 44 भी, 143 बचेगा। उसमें थोड़ा एक लेक्चर लगेगा, यानी कि मान के चलिए आपका सुप्रीम कोर्ट और अधिकतम 2 लेक्चर ले सकता है। लेकिन ये अनुच्छेद छोटे छोटे हैं, पहले इन अनुच्छेदों को देखा जाए। लेकिन मैं बता दूं, क्वेश्चन बनते हैं। इसमें शक नहीं है कि आईएएस से लेकर जीएस में और आपका लॉ में भी क्वेश्चन बनता है। 136 अभी कल बताई जाएगी। अगला अनुच्छेद देखिए, 137। जब भी 137 पढ़िएगा, ये हमको रिलेट, आपका एक तो सीआरपीसी की धारा 362 पढ़िएगा तुरंत उसी के साथ। मैं फिर बता दूं कौन सी धारा सीआरपीसी की, आपका 362, आपका जे में भी बना, एपीओ में भी, एमपी में भी, इस बार एमपी में भी, कई राज्यों में बना। इसी के साथ आप सीपीसी भी पढ़ना पड़ेगा। सीपीसी में आदेश 20 का नियम 3 पढ़ना पड़ेगा, फिर धारा 114 पढ़ना पड़ेगा और फिर आदेश 47 पढ़ना पड़ेगा, 47। यानी कि फिर एक बार कवर करिए, जब भी आप ये आर्टिकल 137 पढ़िएगा तो कोरिलेट करके जरूर पढ़िएगा। सीआरपीसी की कौन सी धारा हम बताएंगे? 362 सेम है, बताया जाएगा। और बात ना करिए भाई, कहाँ से आवाज आ रही है। और आपका सीपीसी में आपका आदेश 20 नियम 3, फिर धारा 114 और फिर कौन सा आदेश हम पढ़ाएंगे? आदेश 47। अब आपका एक एक करके पहले चलिए, आपका 137 में है क्या? पहले आपका भूमिका देखिए भाई। 137 में है कि अगर उच्चतम न्यायालय किसी भी विषय पर, चाहे वह आपराधिक मामला हो
या सिविल मामला हो या राजस्व मामला हो या कोई भी अन्य मामला हो, सभी मामला याद रखें। अगर उच्चतम न्यायालय किसी विषय पर एक बार निर्णय दिया है, अर्थात एक बार फैसला सुनाया है, तो उच्चतम न्यायालय अपने ही सुनाए गए फैसले पर, अपने ही सुनाए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, यानी कि अपने निर्णय का रिव्यू कर सकता है, अर्थात अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है, अर्थात अपने द्वारा दिए गए निर्णय का नज़रसानी कर सकता है। नज़रसानी भी कहा जाता है, पुनर्विलोकन भी, पुनर्विचार भी, इंग्लिश में रिव्यू कहा जाता है। रिव्यू का मतलब क्या हुआ, अब ये समझिए। नज़रसानी, उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला सुनाया है उस पर एक बार पुनः विचार करके और चौथी बार उस मामले में फैसला सुना सकता है दूसरी। इसी को हम कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है। तो ये पावर आपका किस अनुच्छेद में है? 137। सामान्यतः पुनर्विलोकन अगर वह जज मौजूद हैं तो उस वही जज करता है, अगर वह जज मौजूद नहीं है तब दूसरा जज कर सकता है। यानी कि अगर वह जज उस कोर्ट में मौजूद है तो उसी के यहाँ पुनर्विलोकन का एप्लीकेशन दिया जाता है, अगर मौजूद नहीं है तो किसके यहाँ? दूसरे के यहाँ। आइए, मान लीजिए ये एक जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, किसी मामले में उन्होंने क्या सुनाया है? निर्णय। तो उसी जज के यहाँ एक एप्लीकेशन देंगे और मांग करेंगे कि हजूर जो आपने इसके पहले इस मामले में फैसला सुनाया है, एक बार उस पर पुनर्विचार करिए, एक बार उसको रिव्यू करिए, एक बार उस पर नज़र डालिए। आपके फैसले में गलती है और आप ही अपना फैसला क्या करिए? बदल दीजिए। यानी कि इसको आसान भाषा में कहा जाता है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति थूक कर चाटता नहीं है। यानी कि इसको आसान भाषा में समझाने के लिए भाई बताया जा रहा, अन्यथा ना लीजिए। यानी कि जब एक बार कोई फैसला जज दे दिया तो सामान्यतः उस फैसले को वह बदलता नहीं है, लेकिन कानून में आपका है प्रावधान कि भाई जज से आग्रह कर सकते हैं कि आपके फैसला गलत है, आप अपने फैसले पर एक बार क्या करिए? पुनर्विचार, और इसको क्या करिए? बदल दीजिए। लेकिन अगर न्याय की हत्या हो रही हो, फैसले से घोर अन्याय हो रहा हो, तो जजों को ये पावर है कि अपने ही फैसले को क्या करें? बदल सके। तो सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद में पावर है? 137। अब आइए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहली बार निर्णय सुनाया, पुनर्विचार करके चौथी बार सुना दिया उसी विषय पर निर्णय दूसरी। अब समस्या तीसरी बार फैसले की आई। यानी कि आपका ये हुआ कि भाई एक बार फैसला सुनाया, उस पर पुनर्विचार किया, तो दूसरी बार फैसला सुनाया। अब एक केस आया, अशोक हुर्रा बनाम अशोक रूपा हुर्रा। केस याद करके जाइएगा। अशोक हुर्रा वर्सेज हुर्रा, इंग्लिश वाले शब्द पढ़ाते रहते हैं, हुर्रा कहा जाता है, आह ओह, तो ये सब आपका हुर्रा, आपका ये क्या हुआ? माने आश्चर्यचकित हो जाना, या आपका कह सकते हैं कि बहुत खुशी मनाना। तो इसके आगे लगाया जाता है वो पड़ी पाई। तो उसी प्रकार आपका कह सकते हैं कि फिर देखिए आपका ये आया, अशोक हुर्रा बनाम अशोक रूपा हुर्रा के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि अगर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से घोर अन्याय हो रहा हो तो हम उस अपने फैसले पर
चौथी बार विचार कर सकते हैं, पुनर्विचार दूसरी बार, और चौथी बार हम फैसला सुना सकते हैं तीसरी बार। यानी कि एक ही विषय पर उच्चतम न्यायालय चौथी बार अब फैसला सुना सकता है वर्तमान में तीसरी बार। अब आइए, अब लीगल तौर पर देखिए, लीगल तौर पे इसे क्या कहा जाता है भाई। ऐसे तो आपका देखिए, आपका निर्णय के पुनर्विलोकन, तो निर्णय का पुनर्विलोकन होगा तो चौथी बार फैसला आया दूसरी। तो निर्णय के पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन, फिर समझिए भाई हिंदी में, निर्णय के पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन, ये तीसरी बार फैसला। इसको कानूनी भाषा में अब आइए तो आसान भाषा में क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन जो यूपीजे में पूछा, रिफॉर्मेटिव पिटीशन, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं रिफॉर्मेटिव, मतलब कि सुधारात्मक याचिका। क्यूरेटिव को आपका हिंदी में कई नाम देगा, बिहार देगा तो आपका दोषहारी याचिका, यूपी लिखता है निरोगकारी याचिका, आपका उत्तराखंड लिख देगा कि आरोग्यकारी याचिका। तो घबराना नहीं है, इंग्लिश वर्जन एक बार देखिएगा। अगर ये दे क्यूरेटिव पिटीशन या रिफॉर्मेटिव पिटीशन, तो वह एक ही है, आरोग्यकारी, निरोगकारी, दोष को हरने वाली या दोषहारी, जो भी आए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया कि ठीक है, अनुच्छेद 137 में तो आपका है कि दूसरी बार ही निर्णय सुना सकते हैं, ये तीसरी बार कहाँ से आ गया। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्यूरेटिव पिटीशन उत्पन्न कहाँ से होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा इनहेरेंट पावर है, बताया जाएगा, बहुत अच्छा ये है, इनहेरेंट पावर हैं। और ये किस अनुच्छेद में समाहित है, हमारे 142 में। कंप्लीट जस्टिस, एब्सोल्यूट जस्टिस के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी ही फैसले पर चौथी बार विचार करेंगे, तीसरी बार दूसरी बार विचार करके, और तीसरी बार क्या सुना सकेंगे, निर्णय। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है भाई आपका इंटरव्यू और प्री में। क्यूरेटिव पिटीशन का जन्मदाता कौन सा अनुच्छेद है, 137 ना मारिएगा, कौन सा अनुच्छेद है, 142। और क्यूरेटिव पिटीशन जब दायर होती है तो आर्टिकल 32 के तहत होती है, यानी कि इसकी उत्पत्ति 142 के तहत, और दायर किस में की जाती है, आर्टिकल 32। केवल किस कोर्ट के लिए नियम है, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, दोनों, बताइए किस कोर्ट के लिए बताया गया, केवल उच्चतम न्यायालय। अब क्यूरेटिव पिटीशन, अब बेरक देखा जाए भाई, आपका सामान्य नहीं, अभी बेरक देखा जाए तब, और सीआरपीसी और सीपीसी में कोरिलेट किया जाए। देखिए बेरक एक बार भाई 100 आप निकाल लीजिए, आपका अनुच्छेद 137, क्योंकि बेरक भाई पढ़ाना भी जरूरी है। 135 छूट गई, देखिए 135 सही बताते हैं आपका, फिर आपका 137 देखिए, फिर 135 बैक होते हैं। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, तो बताइए पुनर्विलोकन अभी बताया गया, पुनर्विलोकन मतलब क्या, पुनर्विचार। भाई याद रखिए, देखिए संसद द्वारा बनाई गई विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, ये भी आपका आईएएस में पूछा जाता है, जे में भी, कि जो पुनर्विलोकन होगा निर्णय का, वह किसके अधीन होगा, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रहते हुए, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 145 के तहत नियम बनाता है, उन नियमों का पालन करते हुए, अधीन रहते हुए ही उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करेगा। याद रखिए दो कंडीशन है, किसके अधीन रहते हुए, एक तो आपका संसद द्वारा बनाए गए कानून
और दूसरा किसके अधीन रहते हुए? अनुच्छेद 145 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के। तो उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है? तो उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो निर्णय का भी पुनर्विलोकन हो सकता है, आदेश का। तो बताइए, सिविल मामला की, आपराधिक की, राजस्व की, सभी मामले? तो कि सभी मामले। इस प्रकार आपका 137 समाप्त हुई। 137 से कोरिलेशन भी अच्छा करना है भाई, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कोरिलेशन ये करना है कि आपका सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 362 को हम देखते हैं, 362। जहाँ तक आपराधिक मामलों की बात है, अगर उच्च न्यायालय या नीचे के न्यायालयों ने आपराधिक मामलों में कोई दंडादेश दिया है, कोई निर्णय सुनाया है, तो उस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकते। अर्थात आपराधिक मामलों में निर्णय के पुनर्विलोकन पर हमारी सीआरपीसी रोक लगाती है। तो कौन सी धारा रोक लगाती है? 362। केवल दो मिस्टेक सुधारा जा सकता है, एक गणितीय और दूसरा लिप की, यानी कि मैथमेटिकल और कलर की। लेकिन निर्णय को पलटा नहीं जा सकता। जब इंटरव्यू का क्वेश्चन, अगर उच्च न्यायालय किसी आपराधिक मामलों में कोई निर्णय सुना देता है, तो क्या उच्च न्यायालय को पावर है कि उस पर पुनर्विचार करके अपने द्वारा दिए गए निर्णय को उलट दे? नहीं। केवल ये काम अब कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट को संविधान पावर देता है, सीआरपीसी नहीं। और संविधान, सीआरपीसी हाई कोर्ट को पावर नहीं देते। अर्थात आप अपील में जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को पावर ही नहीं कि आपराधिक मामलों में एक बार जब फैसला सुना दिया तो बदल दे, ये पावर नहीं है। यानी कि 362 आपका पुनर्विलोकन पर, अर्थात अपने निर्णय के पुनर्विचार पर क्या लगाती है? रोक। तो देखिए क्वेश्चन का मॉडल क्या था कि सीआरपीसी के तहत क्या प्रावधान नहीं है? दिया था अपील का, अपील है ही। रिवीजन या पुनरीक्षण का है ही। आपका निर्देश का है ही। और पुनर्विलोकन, तो कौन सा प्रावधान नहीं है? पुनर्विलोकन। कौन सी धारा पुनर्विलोकन या पुनर्विचार पर रोक लगाती है? 362। केवल सिविल की, आपराधिक की, दोनों? आपराधिक। सिविल नंबर दीजिए। सिविल मामलों के लिए आपका जो काम करेगी वह सीपीसी करेगी। सीपीसी में आइए, आपका आदेश 20 का नियम 3 फिर एक बार देखा जाए। अगर किसी न्यायाधीश ने कोई निर्णय सुनाया, उस निर्णय पर साइन कर दिया, उस निर्णय पर डेट डाल दी, तो सामान्यतः वह उस निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकता, परिवर्धित नहीं कर सकता, उलट नहीं सकता। लेकिन इसके दो अपवाद आदेश 20 के नियम 3 में ही दिए गए हैं, बता भी गया था। एक पुनर्विलोकन करके, और दूसरा कौन सी त्रुटि सुधार सकता है? मैथमेटिकल और कलर्कियल। तो यानी कि सिविल मामलों में जिस जज ने फैसला दिया है, वह जज उस फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? आदेश 20 के किस नियम से? 3 से। तो पुनर्विलोकन किस आधार पर किया जाएगा? वह जो बेस दिया गया है वह धारा 114 में है। और पुनर्विलोकन के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा? ये आदेश 47 में। तीनों अलग अलग हैं। रिव्यू हो सकता है, ये आदेश 20 का नियम 3 से उत्पन्न होता है। किस आधार पर रिव्यू होगा?
ये सीपीसी की कौन सी धारा बताएगी? 114। और रिव्यू का प्रोसीजर कौन बताएगा? आदेश 47। ये इस प्रकार आपका 137 जब भी पढ़िए इन बातों, 142 फिर पढ़ा जाएगा अशोक रूपाउरा का केस थोड़ा डिटेल में, लेकिन यहाँ नहीं, कहाँ हम बताएंगे? 142। अगला ये बीच में एक धारा छूट गई थी 135 भाई, उसको देखना है। विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। देखिए आपका दो तीन बातें इसमें आपका महत्वपूर्ण है। पहले भूमिका देखिए, पहला शब्द बेयर एक्ट आया विद्यमान विधि, बहुत पूछा गया इंटरव्यू में भाई। विद्यमान विधि का मतलब इंग्लिश में कहते हैं लॉ इन फोर्स, भाई रट कर जाइएगा। विद्यमान विधि को इंग्लिश में कहते हैं लॉ इन फोर्स। अब पहला क्वेश्चन ये बना है आपका इंटरव्यू जे में कि लॉ इन फोर्स को संविधान में कहाँ डिफाइन किया गया है? तो एक तो डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 13(3)(b) में, यानी कि फिर याद रखें कहाँ परिभाषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 13 के क्लाज 3 के उप क्लाज किस में? बी में। और फिर आपका परिभाषा दी गई है 366, देखिए तो सही है ना? 366 के, एक बार देख लीजिए भाई, गलत ना। हाँ, और लॉ इन फोर्स को आपका परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 366 के किस क्लाज में? 10। अब लॉ इन फोर्स बहुत आसान है आपका, लेकिन बस जानना है, ध्यान से देखिए। ऐसा कानून जो 26 जनवरी 1950 के पहले, यानी कि प्रीवियस आपका बना था, और 26 जनवरी 1950 के बाद भी भारत में क्या है? लागू। इसको एक लाइन में हम क्या कहते हैं? विद्यमान विधि या लॉ इन फोर्स। यानी कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एक लाइन कहिए, यानी कि जो संविधान पूर्व विधियां हैं जो आज भी भारत में क्या है? लागू, उन्हीं को एक वाक्य, एक नाम दिया जाता है क्या? लॉ इन फोर्स या विद्यमान विधि। यानी कि अब एक दो तो उदाहरण बताइए। संविधान के पहले आपका सीपीसी बनी थी, आईपीसी बनी थी, कॉन्ट्रैक्ट बना था, एविडेंस बना था, टीपीए बना था, ये सब क्या कहलाएंगे? लॉ इन फोर्स। अब तो याद हो गया ना, कि फिर से बताएं? अब आगे देखिए, अब आगे दूसरा कहानी देखिए भाई, आपका लॉ इन फोर्स के आगे बढ़ा जाए तो कानून द्वारा उस समय के पहले न्यायालय देखिए, जो आपका उस समय के जो न्यायालय थे, तो आज़ादी के पहले पूरे भारत के लिए एक न्यायालय हुआ करता था, उसका नाम था संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट। कौन सा कोर्ट? फेडरल। और एक हमारा प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, जो कहाँ बैठती थी? इंग्लैंड में। तो जब प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता समाप्त हो गई और जब संघीय न्यायालय समाप्त कर दिया गया और हमने अपना 28 जनवरी 1950 को, डेट याद रखिएगा, किस तारीख को? 28 जनवरी 1950 को अपना उच्चतम न्यायालय स्थापित कर लिए, तो सबसे बड़ा अब कौन हो गया? उच्चतम न्यायालय। अब समस्या ये है कि जो फेडरल कोर्ट को शक्तियां थी, जो प्रिवी काउंसिल को अपील होती थी, अब ये सब कहाँ जाएगा? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो उच्चतम न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है? संघीय न्यायालय का। और किसका? प्रिवी काउंसिल का। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो शक्ति फेडरल कोर्ट कानून द्वारा रखता था, वो शक्ति ट्रांसफर हो गई, अंतरित हो गई
वह उत्तराधिकार में पा लिया। कौन पा लिया? हमारा उच्चतम न्यायालय। तो किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की ट्रांसफर्ड या अंतरित शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो गलत अब न हो इतना बताने का, भूमिका का मतलब किस अनुच्छेद में? 135। इसके बाद आता है 137 हो गया, तो 138 आता है आपका उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। तो संसद चाहे, अब यहाँ भी आईएएस में भी जाना है, जे में, कि संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता बढ़ा सकती है, घटा सकती है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? बढ़ा सकते हैं, लेकिन घटा किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि बढ़ा सकती हैं? तो 138। तो कल और बताए 138 पढ़ना पड़ेगा आपका। 135 भी बेरेक्ट एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक दो बातें छूट गई हैं। बहुत तेजी से पढ़ाने पर मेन पॉइंट छूट जाएगा भाई आपका। तो कल इसको थोड़ा बताएंगे और डिटेल में, 135 भी बताएंगे, क्योंकि कुछ अभी कोरिलेशन बच गया 395 अनुच्छेद से। तो कल हम 135 फिर एक बार